तो 4-5 क्वेश्चन और रह गया था, इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, इसका आप लोग जल्दी से सॉल्यूशन बताइए। सभी को गुड आफ्टरनून। अमृता लकड़ा, संपा मंडल, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, 3i कैप प्लस सी जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये आपको फोर्स दे दिया गया है और ये किसी पार्टिकल पर जब लगता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि जिधर फोर्स लगता है। अब सवाल करा है कि अगर वर्क डन 6 जूल का है तो सी का वैल्यू बताइए। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, तो हम लोग पढ़े वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, क्योंकि वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क कितना है 6 जूल और फोर्स कितना है, तो 3i कैप प्लस सी जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब निकालिएगा तो आपको बताए थे आई वाले को आई के साथ गुना करना है, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। तो 3 4 जा 12, तो -12 सी इंटू 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2c और प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो देखिए ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 2c बराबर 12, यानी कि c कितना आ जाएगा 6। तो c का वैल्यू कितना है 6, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, बहुत लोगों का इधर भी जवाब सही था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये सवाल। गुड आफ्टरनून राकेश जी, गुड आफ्टरनून। लिख लिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना, 2 न्यूटन मीटर इज। देखिए आपको मास दिया और यहां पर मोमेंटम दिया और आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। आपको मास और मोमेंटम दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कितना पहले स्टार्ट हुआ है, 4 मिनट 42 सेकंड पहले, है ना। देखिए तो ऑप्शन सी आ रहा है बहुत लोगों का। देखिए आपको एक रिलेशन बताए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और मास कितना दिया है, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, कितना आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन कराए आप इसको एक जगह लिखेंगे ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम एंड 40 ग्राम इज सेम। यानी कि दो पार्टिकल है, देखिए सवाल समझिए, सवाल कह रहा है कि दो पार्टिकल है, एक 10 ग्राम का है और दूसरा 40 ग्राम का है, और दोनों का यहां पर क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताइए क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताइए क्या होगा, लगाइए, रिलेशन बताए थे ना। देखिए यहां पर क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो है ये काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर है ना, और काइनेटिक एनर्जी आपको बताया था, यानी कि पी स्क्वायर P1 स्क्वायर अपॉन 2m1
इज इक्वल टू P2² अपॉन 2m2 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? तो क्या होगा? 1/4 होगा। देख लेते हैं क्या होगा। 1/4 में कुछ गलती नहीं ना कर रहे हैं? 1/2। देखिए तो यहां से क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम 1 का स्क्वायर बटा मोमेंटम 2 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, 2 इंटू m1 बटा 2 इंटू m2। अब देखिए इधर P1² अपॉन P2² कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में पहला का मास कितना है 10 ग्राम, दोनों ग्राम में ये तो कन्वर्ट कीजिएगा तो भी तो कट ही जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना में कर देंगे 40, तो 2 से 2 कट गया, 10 से कम 10, 10 चौके 40। तो देखिए P1:P2 कितना आ जाएगा, स्क्वायर में इधर ध्यान दीजिए, इधर रूट लगाएंगे ना तो क्या आ जाएगा 1:2। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमको सर्दी जुकाम हो गया, ये कौन बताया आपको राकेश जी? कौन बताया कि हमको सर्दी जुकाम हो गया है ना? चलिए लिख लिए इसको। ठीक है, जिनका भी 1/2 था वेरी गुड। समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो यहां पर जो है आपको मेनली क्या करना है, रिलेशन को याद रखना है। आवाज से लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एसी में रहने का आदत हो गया और एसी बंद है, अभी लाइट है नहीं, तो आवाज तो जो है प्रभावित होगा ही, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए पेन भी लगाने का आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पिछले बार आपको ट्रिक बताए थे। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके भी बताए थे और बोले थे कि जब भी आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे और ये बात को बोल दे कि जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो आप सीधा उलट करके लिख देंगे, यानी कि 3000 अनुपात क्या कर देंगे 1500, तो क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है, ये फोर्स जो है सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जानबूझ करके डाले ताकि पिछले बार ये क्वेश्चन आप लोग को बताए, तो देखिए कि कितने लोग जो है डायरेक्ट इसका आंसर बता पाते हैं। तो डायरेक्ट आप आंसर कब कर पाएंगे, जब आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से सीखेंगे। तो यही सब कुछ कुछ जो है कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये चीज आएगा कैसे माइंड में, तो आप बार बार रिवाइज कीजिए, तो 3 बार जब आप पढ़िएगा तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 40 न्यूटन का फोर्स लगाता है और किसी केबल को 30 मीटर तक खींच लेता है 1 मिनट में, तो इसका पावर बताइए क्या हो जाएगा मोटर का, वाट में आपको पावर बताना है। प्रवीण जी इतना दिन छुट्टी क्यों दिया गया था? देखिए छुट्टी का कारण था कि हम छुट्टी पर थे, है ना। छुट्टी का कारण यही था कि हम छुट्टी पर थे, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी लौटे हैं, है ना, बहुत जल्दी लौटे हैं, है ना। चूंकि हम जो है रात को बस में सफर किए हैं और रात में आने के बाद फिर आज सुबह क्लास ले रहे हैं, सोचिए रात भर नहीं सोए। चाहते तो आज भी छुट्टी रख सकते थे, लेकिन हमको खुद खराब लगता है, आप लोग का छुट्टी होता है तो इसके लिए सॉरी, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए पावर जो होता है आपको बताए थे कि पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर 40 न्यूटन का, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 मीटर का और टाइम लगा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 30 दूना 60 और 2 से काटिएगा 20 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 20 वाट हो जाएगा। आए बात समझ में? चलिए ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का जो है छुट्टी नहीं होगा, कोशिश करेंगे क्लास जो है आप लोग का रेगुलर चले, ठीक है ना। समझ में आया? तो क्वेश्चन जितना आपको पता है प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है ग्रेविटेशन।
तो अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा ग्रेविटेशन, है ना, अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशन। और इस नए चैप्टर के साथ फिर से आपका पतंजलि आईएएस एकेडमी में स्वागत है। अब आइए हम लोग ग्रेविटेशन को सीखते हैं। देखिए ग्रेविटेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब सबसे पहला बात कि ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण पीडीएफ तो आप लोग का रेगुलर जा ही रहा है ग्रुप में, आकाश जी पीडीएफ जा रहा है ना? पीडीएफ तो जा रहा है, आप स्टडी मटेरियल में देख लीजिए, और नहीं तो फिर ऑफिस में कांटेक्ट करके एक व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाएं, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। अब देखिए बहुत पुराना वाला पीडीएफ जो है, पहले तो पीडीएफ देते नहीं थे बहुत पुराना वाला तो वो तो कॉपी में ही नोट कराते थे। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, चलिए ठीक है देखिए ज्ञान शंकर जी वीडियो वाला ग्रुप में अगर आपको ऐड होना तो आप ऑफिस में ही कांटेक्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि एडिशन करने का और सब्ट्रैक्शन करने का काम वही लोग का है, हम सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेविटेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और समझिएगा ग्रेविटेशन है क्या। तो देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। यानी कि अगर हम बात करें ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन एक प्रकार का फोर्स है और इसका नेचर कैसा है? अट्रैक्शन का नेचर है। कैसा नेचर है? अट्रैक्शन का नेचर है, ठीक है ना। गहरा चिंतन में थे, कोई बात है क्या? नहीं ना, चिंता नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सबसे बड़ी बात कि ग्रेविटेशन जो है पूरे ब्रह्मांड में लगता है। ग्रेविटेशन कहां लगता है? पूरे ब्रह्मांड में लगता है। तो सोचिए जब इसका रेंज बहुत बड़ा है, इसीलिए ये कैसा फोर्स है? बिग फोर्स माना जाता है। तो आइए अब ग्रेविटेशन के बारे में और कुछ सीखते हैं। देखिए ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। यानी कि इस ब्रह्मांड में क्या है? इस ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण के बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। यानी कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? अट्रैक्टिव नेचर का है, यानी कि आकर्षण करने वाला बल है। अब देखिए लगेगा कहां पर? तो किसी भी दो बॉडी के बीच में। कहां पर लगेगा? किसी भी दो वस्तु के बीच में। वो दो वस्तु क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हम और अभिषेक जी भी हो सकते हैं, हम और कैमरा भी हो सकते हैं, आप और कैमरा भी हो सकते हैं, है ना, आप और डेस्क भी हो सकते हैं। यानी कि दो वस्तु कोई भी आप चाहें तो ले सकते हैं। हाँ बताएंगे, क्लियर करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए आपको पेशेंस बनाना होगा प्रवीण जी, थोड़ा सा अभी चलेंगे फिर आपको हम बताएंगे ग्रेविटेशन जो है बिग कैसे है। अब देखिए यहां पर ग्रेविटेशन का फोर्स कहां लगेगा? तो किसी भी दो बॉडीज के बीच में। और अगर उस दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो गया, क्या हो गया? जिस दो बॉडी का हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उस दो बॉडी में से एक बॉडी क्या हो गया? अर्थ हो गया, तब जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्व। यानी कि देखिए ग्रेविटी क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। यानी कि देखिए ग्रेविटी क्या है? तो अट्रैक्शन का ही फोर्स है, लेकिन ये किसके द्वारा लगेगा? तो ये अर्थ के द्वारा लगेगा। और किस पर लगेगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर लाई कर रहा हो, रखा हुआ हो, या फिर उसके करीब हो, तो ये फोर्स को हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटी।
हाँ बिल्कुल, फोर्स जो है मास पर डिपेंड करेगा, सब करेगा, चिंता नहीं करें। तो यहां पर बताइए क्या ये दो वर्ड का मीनिंग समझ में आया कि ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन का फोर्स है, किसी भी दो वस्तु के बीच में लग सकता है और ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एप्लीकेबल है। लेकिन अगर उस दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी हो गई, यानी कि अर्थ के द्वारा जो भी अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, कौन? न्यूटन। कंफर्म? आप सब लोग गलत थे। केपलर, गैलीलियो। देखिए ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भास्कर आचार्य। क्या नाम था? भास्कर आचार्य, जो कि एक भारतीय थे। क्या थे? इंडियन थे। इन्होंने ही सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया। जैसे परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? महर्षि कन्नाद। कौन थे? महर्षि कन्नाद। लेकिन महर्षि कन्नाद को दुनिया मानती है, क्यों नहीं मानती? क्योंकि उनका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। बेचारे एक साधु संत आदमी थे, है ना, और सिर्फ ऐसा बोल करके गए थे कि कोई भी पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बाद में डाल्टन साहब आए और इसी बात को जो है ये लिख करके अपना प्रमाणित कर दिए, इसीलिए, है ना, डाल्टन साहब का नाम जो है पहले आता है। तो भास्कर आचार्य का भी कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, ये सिर्फ क्या किए थे? बताए थे। अब इसमें जो मेन साइंटिस्ट आते हैं ग्रेविटेशन में, उनका नाम है न्यूटन साहब। ठीक है, तो ये एक ग्रेविटेशन से संबंधित नियम बताए थे। क्या बताए थे? नियम बताए थे। उसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसी को जो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए न्यूटन साहब क्या कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। अच्छा, यानी कि न्यूटन साहब ये बता रहे हैं अपने पहले अध्याय में, क्या कह रहे हैं? कि इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन साहब क्या बोले? इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन कैसे? एक बल के कारण। कैसे आकर्षित कर रहे हैं? एक बल के द्वारा। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि वो जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स क्या है? मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है उसको गुणा कर दीजिए, उसके समानुपाती हो जाएगा फोर्स। कहने का मतलब कि अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं? तो पहला बात तो ये बताए कि जो मास का प्रोडक्ट है वो फोर्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा बात कहते हैं कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का वो मास के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि इस ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपात। यही दो बात बताए थे न्यूटन साहब। ग्रेविटेशन में इनका कोई भी तीसरा बात नहीं था। समझ में आया? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए न्यूटन साहब क्या क्या बताए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई दो मास है हमारे पास। यहां पर क्या है? हमारे पास कोई दो बॉडीज है। पहले बॉडीज का मास है m1 और दूसरे का मास कितना है? m2। और दोनों जो है r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। देखिए जनरली हम लोग डिस्टेंस कहां से कंसीडर करते हैं? तो डिस्टेंस हम लोग सेंटर से लेते हैं। कहां से लेते हैं? है ना?
ये डिस्टेंस कहां से लिया गया है, सेंटर से। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स माना जाता है। अब देखिए न्यूटन साहब जो बात को बोले वो क्या क्या बात बोल गए, तो जरा इसको समझिएगा। तो पहला बात न्यूटन साहब ये बताए कि ये दोनों वस्तु के बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, पहला बात यही ना बोले, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, समीकरण नंबर 1। अब ये दोनों वस्तु जो है कितना दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर, यानी कि दूसरा बात ये बोले कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r के स्क्वायर। बस तीसरा बात ये कोई बताए ही नहीं, न्यूटन साहब पूरे ग्रेविटेशन में यही दो बात बताए, तीसरा कोई बात इनका नहीं था। अब यहां पर जब इसको सॉल्व किया गया, यहां पर जब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, तो यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर होगा। और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल आपका फॉर्मूला सही है ना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, है ना। तो यहां पर हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या लगाना होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो जब यहां से कांस्टेंट को हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया, तो एक कांस्टेंट आया जिसको हम बोले कैपिटल जी। कांस्टेंट क्या आया, कैपिटल जी। और इधर क्या है, m1 m2 बाई r स्क्वायर। वाह क्या बात है, मजा आ गया। अब जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप फोर्स निकाल सकते हैं आसानी से कि नहीं, अभी कौन आपसे पूछा है राकेश जी कि मास कांस्टेंट होता है और वेट वेरिएबल होता है, इसका तो चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। खैर आपका बिल्कुल सही कहना है कि मास जो है कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन वेट जो है बदल जाता है। और वेट बदलने का कारण है कि वेट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी का मान बदलते रहता है, ठीक है ना। तो उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। चलिए तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं हम लोगों को, बताइए। अब किसी भी दो वस्तु के बीच में आप फोर्स निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कि नहीं, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपके पास बहुत महंगा फोन हो, एप्पल का फोन हो, और उसका हम आईसी निकाल ले, तो फोन क्या हो जाएगा, खराब नहीं होगा, डब्बा हो जाएगा, उसका स्थान फिर कचरे के डब्बा में है, यूजलेस हो गया कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला तो बन चुका था हमारे पास, लेकिन जी का मान हम लोगों को मालूम नहीं था। और जब जी का मान नहीं मालूम था तो हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कर रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे। अब जी का मान कौन दिया, तो जी का मान न्यूटन साहब नहीं दिए। अब क्यों नहीं दिए, तो कारण कुछ भी रहा होगा, या तो उनको इंटरेस्ट नहीं रहा होगा कि अब ग्रेविटेशन में कुछ किया जाए, या फिर निकालने का प्रयास किए हो, नहीं निकाल पाए हो, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इसका कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है। तो चलिए आप लोग से मेरा सवाल है कि हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, हाइड्रोजन को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, कैवेंडिश। तो वही हेनरी कैवेंडिश जो ऑक्सीजन का खोज किए थे, वो आते हैं 1798 ईस्वी में। कब आते हैं, 1798 ईस्वी में। और इनका नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है इनका, हेनरी कैवेंडिश। तो ये कैवेंडिश साहब 1798 में आते हैं और इस जी का वैल्यू बताते हैं। क्या बोलते हैं, जी का वैल्यू। और जी का वैल्यू कितना देते हैं,
तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या देते हैं, -11। अब यूनिट क्या लिखा जाए, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर कैपिटल G का हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर बटा में m1 m2। अब देखिए फोर्स के लिए क्या लिखें, तो न्यूटन। रेडियस यानी कि क्या डिस्टेंस है, मीटर में मापेंगे, चूंकि इसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगाइए। और मास को किस में मापते हैं, केजी में, तो केजी इंटू केजी, 2 मास है ना, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। याद रहेगा जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, ऑक्सीजन का जो खोज है प्रिस्टले के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, लेकिन हम हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश साहब किए थे, है ना। चलिए ठीक है, तो जी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब एग्जाम में कई बार यह भी सवाल आता है कि जी का वैल्यू क्या, और आपको कंफ्यूज कहां पर करेगा, तो ये सब सही लिखेगा, यहां से स्क्वायर गायब कर देगा, या फिर स्क्वायर लिख के केजी का स्क्वायर गायब कर देगा। तो आपको यूनिट पर भी क्या करना है, ध्यान देना है। अब चूंकि ये जो कैपिटल जी है ये पूरे ब्रह्मांड में एप्लीकेबल था, कहां पर एप्लीकेबल था, पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए देखिए पूरे ब्रह्मांड में ये क्या है, एप्लीकेबल था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जी को, तो जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षक नियतांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षक नियतांक, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए प्रवीण जी आपके सवाल का जवाब, जैसे ये बिग फोर्स कैसे हुआ, तो सोचिए कि हम लोगों का मास कितना है, बहुत कम। अगर वेट भी लेंगे तो वेट कितना आएगा, 60 केजी 70 केजी। अब 70 केजी के तुलना में देखिए तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है कि छोटा है, बहुत छोटा है, कितना है, 10 का पावर -11। तो गुना कीजिएगा तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा कि नहीं। अगर आप है ना हमारे या फिर आपके मास को इस नंबर से गुना करेंगे तो काफी छोटा वैल्यू मिलेगा, इसीलिए फोर्स कैसा कंसिडर किया जाता है, बिग फोर्स। लेकिन यही जब हम है ना प्लैनेट की केस में बात करें, जैसे है ना सोलर सिस्टम में अगर मान लीजिए कि सन और अर्थ के केस में बात करें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन करके उभर के करके आता है, क्योंकि सन का और अर्थ का मास दोनों ही क्या है, काफी ज्यादा है। तो वहां पर ये कैसा फोर्स बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये कैसा फोर्स हो जाएगा, बिग फोर्स। समझ में आया प्रवीण जी। चलिए, तो अब जब इसका फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, वैल्यू मिल गया, तो अब हम किसी भी दो वस्तु के बीच का फोर्स आसानी से निकाल सकते। कोई कंफ्यूजन। अब यहां पर एक सवाल और है कि आप लोग जी का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ जी। जी कहने का मतलब कैपिटल जी का डायमेंशन बताइए क्या होगा, कैपिटल जी का बीमा। तो देखिए बीमा निकालने के लिए सिखाए थे, ऊपर में क्या है, न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स का यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/-2। और साथ में क्या है, मीटर का स्क्वायर। तो मीटर के लिए डायमेंशन होता है एल, लेकिन स्क्वायर है तो पावर, तो है ना। और नीचे क्या है, केजी। केजी के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एम। पावर कितना लिखें, तो अब देखिए एक एम से एक एम यहां पर कैंसिल हो जाएगा, नीचे में कितना एम बचेगा, एक एम। और इसको भी जब ऊपर लेकर के चल जाएंगे तो पावर किस में आ जाएगा, माइनस में, m-1। अब यहां पर देखिए एल का पावर 2 और एल क्या हो जाएगा, l टू द पावर 3। तो यहां पर लिखेंगे l टू द पावर 3 और t टू द पावर, तो ये किसका डायमेंशन हो गया,
तो ये जी का डायमेंशन हो गया, इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही, m-1 L3 T-2। कोई कंफ्यूजन? तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया? बताइए न्यूटन साहब क्या क्या बोले। तो पहले बोले कि किसी भी दो वस्तु के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो एक फॉर्मूला मिल गया, लेकिन जी का मान न्यूटन साहब नहीं दिए, बल्कि कौन दिए, हेनरी कैवेंडिश। और कब दिए, 1798 ईस्वी में। और क्या वैल्यू है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये एक कांस्टेंट है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए इस जी का वैल्यू नहीं बदलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 L3 T-2। तो चलिए एक प्रॉपर फिगर बना करके इसको आप लोग नोट कर लें। समझ में आ रहा है आप लोग को? कहां पर दिक्कत होगा पूछिएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फोर्स जो है 4 गुना नहीं 1/4 गुना हो जाएगा, है ना? बताते हैं आपको, मोनिका सो है ना, उस पर आधारित सवाल लाए हैं, अभी कराते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बोलिए। जी का वैल्यू हम नहीं निकालें, कैवेंडिश साहब निकाले हैं, हमको याद था इसलिए लिख दिए। यूनिट हम भले ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ से जी का यूनिट जब आप लिखना चाहेंगे तो हाँ, ई हम नहीं निकालेंगे, कैवेंडिश साहब से पूछना होगा, वही निकाले थे, हम भी याद कर लिए, है ना? देखिए जी का वैल्यू हम नहीं निकाले हैं, इस जी के वैल्यू को कौन निकाले थे, कैवेंडिश साहब। और कब निकाले थे, 1798 में। अब ये उन्हीं से पूछना होगा कैसे निकाले थे। इसको हम भी याद कर लिए, इसीलिए आपको भी क्या करना होगा, याद कर लेना होगा, समझे? चलिए उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग। हम बताते हैं, देखिए डिस्टेंस को अगर आप 2 गुना कर दीजिएगा तो फोर्स जो है 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, समझे? बताते हैं, उस टाइप का सवाल लाए हैं, कराते हैं अभी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस पॉइंट को आप नहीं बैठाए अपने दिमाग में तो गलती हो सकता है क्वेश्चन। एक एक पॉइंट का खतरनाक मीनिंग है। जैसे सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, देखिए पहला पॉइंट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, सबसे पहला बात, यानी कि आकर्षण करने वाला ये क्या होगा, बल होगा। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशन का फोर्स जो है कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग सेंटर ऑफ मास। जैसे देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट दूसरा है, तो हम डिस्टेंस कहां से कंसीडर करते हैं, तो डिस्टेंस जो है हम सेंटर से ही तो कंसीडर करते हैं। तो डिस्टेंस को हम सेंटर से ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। और ये कहां से लगता है, तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगता है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है इसको माध्यम से कोई भी लेना देना नहीं है। आपके माध्यम में हवा है कि पानी है कि तेल है ना, क्या है, उससे इसको कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि ये मीडियम का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, माध्यम से इसको कोई भी लेना देना नहीं है।
इसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और आपको हम बताए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उस कैसा फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड होता है ना कि रास्ते पर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि रास्ते से भी इसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंड करेगा तो किस पर करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। कोई कंफ्यूजन? इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा कहां पर लगेगा, तो 2 पॉइंट मास के बीच में ही लगेगा। जैसे अर्थ पर रखा हुआ कोई भी 2 मास है तो उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। अब जैसे 2 प्लैनेट्स के बीच में भी अगर लग रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर सन है और यहां पर अगर अर्थ है, तो अर्थ से सन देखते हैं तो कितना छोटा लगता है कि नहीं, तो एक तरह का पॉइंट मास ही तो हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दो प्लैनेट के बीच का दूरी इतना ज्यादा हो जाता है कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को देखने पर वो कैसे लगते हैं, पॉइंट जैसे लगते हैं। जैसे आप मंगल ग्रह को देख लीजिए, कैसा दिखता है ना। जैसे आप तारे का कंसिडर कर लीजिए, तारा जो आप रात को देखते हैं, तारा आपको कैसा दिखता है, बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो क्या तारा छोटा छोटा है, पृथ्वी से भी वो कई गुना बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो पॉइंट मास की तरह दिखता है। तो वही बात लिखा गया है कि इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, है ना। हाँ, फोर्स जो है कोई भी पार्टिकल के डिस्टेंस के बीच का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, तारा सन है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। आप ज्योग्राफी में जरूर पढ़े होंगे। समझ में आया, ये की पॉइंट समझ में आया। तो पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दूसरी बात कि सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगेगा। मीडियम पर इसे निर्भर नहीं करेगा, माध्यम कुछ भी हो इसको लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिव नेचर का, यानी कि वर्क डन जो है रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और ये कहां लगेगा, तो 2 पॉइंट मास के बीच में। क्या, देखिए वो न्यूटन साहब का कल्पना था। क्या, नहीं, बस आप कोई भी बुक पढ़िए आपको इतना ही मिलेगा। वो न्यूटन साहब ऐसा लिख करके गए, अब क्या कैलकुलेशन रहा उनका, है ना। चलिए अब कुछ सवाल लगाइए, बहुत पढ़ लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है a 10 kg mass is to be divided into 2 parts such that the force of attraction between them is maximum. What is the mass of each portion? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 10 kg का मास है, ठीक है। इसको हम 2 बराबर भागों में क्या चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। यानी कि इसको हम 2 बराबर भागों में इस प्रकार से बांटना चाहते हैं कि फोर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम लगे। ध्यान दीजिएगा, 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, उस 10 केजी ऑब्जेक्ट को हम बांटना चाहते हैं 2 भागों में, ताकि जो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, मैक्सिमम हो। तो उनको किस पोर्शन में डिवाइड किया जाना चाहिए। चलिए बहुत लोगों का जवाब, कुछ लोगों का सही कुछ लोगों का गलत, है ना। बहुत लोग ऑप्शन बी को कर रहे हैं, राजेश जी ऑप्शन ए को किए हैं, ठीक है। ऑप्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, वाह सुजय पंडित जी, वेरी गुड, शानदार जवाब, है ना। देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, अब यहां पर ऑप्शन से चलिए, तो 6 4 9 1 8 और 2 7 और 3 सबका सम 10 है कि नहीं। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा किस में आएगा, तो अभी आप क्या पढ़े कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो जिसका m1 m2 ज्यादा होगा, जिसका m1 m2 क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो गुना कीजिए, 6 चौके 24, 9 एकम 8 दूना 7 तिया, ज्यादा फोर्स कहां पर मिलेगा,
तो 6 चौके 24, यानी कि जब हम 10 केजी मास को 6 केजी और 4 केजी के रेशियो में तोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या होगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये कहां से लॉजिक निकल करके आया? तो एक लॉजिक, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। तो देखिए एक छोटे छोटे बात से किस प्रकार के सवाल निकलते हैं, समझना है? तो इसमें लिखने जैसा कोई तो चीज है नहीं, आप इसको डायरेक्ट दिमाग में भी सोच करके जवाब दे सकते थे और बहुत लोग दिए भी। लाइट कट जाता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हाँ, हाफ हाफ की जगह तो और ज्यादा हो जाए, 5 5 की जगह 5 25 हो जाएगा ना। तो यही सब तो आपको सोचना है दिमाग लगा के, है ना? और यही तो कंपटीशन है। देखिए इसी क्वेश्चन में कितने लोग उलझ गए, ईमानदारी से सोचिएगा, अपने दिल पर हाथ रख करके, है ना? कितने लोग उलझ गए एक छोटा सा सवाल में। यही होता है कंपटीशन। क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको उलझा लेगा, और कुछ क्वेश्चन तो खतरनाक डालेगा आपको लुभाने के लिए, ताकि आपको लगे कि इसको हम बना के ही छोड़ेंगे, अरे कैसे नहीं बनेगा, और आप उसमें फंस जाइएगा तो आपसे बन जाएगा लेकिन आपका समय वेस्ट कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है, परहेज करना है, समझे? देख करके पकड़ लीजिए कि ना तुमको हम नहीं छुएंगे, है ना? समझे? समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए दरअसल ये क्वेश्चन नहीं, आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना? आप इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी आप लोग का कुछ कमेंट भी आ रहा था इसी सेक्शन से ऑनलाइन में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स का क्या होगा यदि। अब कंडीशन को पढ़िए। तो पहला कंडीशन कहता है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब सोचिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग क्या सीखे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, तो जैसे कैपिटल जी 2 टाइम्स ऑफ m1, देखिए मास को डबल कर दिए तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। यानी कि जब हम एक मास को डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स विल बी डबल्ड, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स डबल्ड हो जाएगा, यानी कि फोर्स दुगना हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है ना, दूसरा सवाल कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट समझिएगा, ए, है ना, व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड, व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड, जब डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो देखिए यहां से मास का तो कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा सीधा फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, तो रेडियस के स्क्वायर पर। और जब आप मास को डबल करेंगे तो यहां पर आप आर की जगह पर क्या रखेंगे, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहां पर जो है फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा क्या। यानी कि अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को सिर्फ डबल करेंगे, मास को छेड़छाड़ नहीं करना है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। बढ़ गया कि घट गया, फोर्स घट गया। अगर इसी प्रकार से अगर हम ट्रिपल्ड कर दें डिस्टेंस को, तो ट्रिपल्ड कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा, यानी कि फोर्स जो है और भी घट गया कि नहीं, समझ में आया। लेकिन ध्यान रहे यहां पर मास को नहीं छेड़ा गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देंगे,
डबल कर देंगे। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो समझिएगा, पहले हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास को डबल कीजिए तो 2m1 इंटू 2m2 बाई रेडियस को, यानी कि डिस्टेंस को तो छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो इसको आर ही रहने देंगे। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या था कि अगर किसी एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरा, अगर डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में डबल कर दें तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और डिस्टेंस को अगर ट्रिपल्ड कर दें तो फोर्स 1/9 गुना हो जाएगा। तीसरा केस में कहा कि द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, अगर दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तब फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, बताइए। समझ में आया सब लोगों को। अब इसी में देखिए, कई बार आपको उलझाएगा, कैसे उलझाएगा, कहेगा कि पहले मास को 2 गुना कर दिए, दूसरे मास को आधा कर दिए, रेडियस को 3 गुना कर दिए। तो आपको करना कुछ नहीं, बस वैल्यू रख करके देख लीजिए, जो कटेगा काट देना, और बाकी जो रिजल्ट आ जाएगा आपको अकॉर्डिंग उसके लिख लेना है। क्या ये बात समझ में आया। लिख लिए, लिखने जैसा कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन। शुरुआत है, शुरुआत में अच्छा लगता है ना, जब बीच में घुसेगा तब ना पता चलेगा। हाँ अभी तो अच्छा लगेगा, शुरुआत में अच्छा ही लगता है, क्योंकि अभी सब आसान आसान कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो आपको सब मालूम होगा, 9th-10th में भी आप पढ़ के आए होंगे, समझे। लिख लिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 20 न्यूटन, यानी कि दो ठो मास है जिसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 20 न्यूटन है। अब कहता है कि इफ ईच मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल्ड, कह रहा है कि प्रत्येक मास यानी कि प्रत्येक द्रव्यमान को और उनके बीच का जो दूरी है सबको दोगुना कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा, 20 न्यूटन होगा। सोचिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स आपको 20 न्यूटन दिया है, इसका मतलब कि कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 20 न्यूटन है। अब देखिए लिखते हैं कैपिटल जी, है ना, कैपिटल जी, देखिए न्यू फोर्स को एफ डैश बोलते हैं। पहला मास को क्या कर दिया गया है, 2 गुना, तो 2m1, दूसरे मास को क्या कर दिया गया है, 2 गुना 2m2, और डिस्टेंस को भी क्या कर दिया गया है, 2 गुना। तो पहले डिस्टेंस r था तो अब कितना हो गया होगा, 2r, और 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर। तो 2 दूना 4, यानी कि एफ डैश भी क्या आ गया, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आया, क्या बताइए। यानी कि फोर्स प्रभावित होगा कि फोर्स वही रहेगा, तो फोर्स वही रहेगा, मतलब कि 20 न्यूटन। चलिए वेरी गुड, शानदार जवाब। सुजय पंडित, सफीक शेख एंड राकेश कुमार दास, वेरी गुड राकेश जी, ठीक है ना। यानी कि यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। नहीं समझे, तो टेंशन में काहे लग रहे हैं, है ना, नहीं समझ में आया, गर्मी लग रहा है इसीलिए टेंशन में। खिड़की उधर से खोल लेते ना, सब तो बंद है। ये सवाल समझ में आया।
बेहद आसान सवाल था कि नहीं? तो यहां पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके देख लेना है सॉल्व करके, बाकी इसमें कोई भी नया चीज नहीं है। हाँ, अब जरा इसमें देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, यानी कि 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल यानी कि अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वहां पर स्पेस क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, यानी कि अगल बगल कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर नहीं मौजूद है। अब कह रहा है कि आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ देयर स्पेसशिप, यानी कि जिस अंतरिक्ष यान में वो बैठे हुए हैं, अगर उससे अपना कांटेक्ट छोड़ देते हैं, यानी कि वहां से कूद के नीचे आ जाते हैं, कहां से, अपने स्पेस शिप से अगर कूद करके नीचे आते हैं, तो द टू विल, तो उनका क्या होगा। अब पहला ऑप्शन कर रहा है कि कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जितना दूरी पर है वहीं कूदते रह जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तीसरा कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। और चौथा कह रहा है कि वहीं पर वो दोनों रुक जाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में कितने लोग हैं, ए बी सी डी, क्या होगा बताइए, यही होगा, तैरते रह जाएगा। सोचिए, यही सोच है, जरा सा दिमाग लगाइए। अब तक का तो सवाल आप कर रहे थे, अब सोचिए, इसमें लगाइए दिमाग, आराम से सोचिए। देखिए, सुजय जी का जवाब बी आया। वहीं चक्कर काटेगा, तैरने लगेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब होता है कि वहां पर आस पास कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ये कहां कहा है कि जब ये कूदेगा तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, और है तो ब्रह्मांड में ही है ना। तो जब स्पेस शिप से ये दोनों कूद जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रेजेंट होगा वहां पर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब कि उस स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं, जहां पर है जीरो ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर रहा है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पूरे ब्रह्मांड में लगेगा किसी भी दो वस्तु के बीच में। अब जीरो ग्रेविटी का मतलब क्या है, जैसे अर्थ का ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चंद्रमा का उससे कम है, तो कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर ग्रेविटी जीरो है, तो वहां पर एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। बहुत अंतर है, आगे बताएंगे जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएंगे, है ना, बताएंगे उसको अगले क्लास में बताएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उसका चर्चा करेंगे, बिल्कुल फर्क है। देखिए, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ये क्या है, दोनों में फर्क है, एक छोटा जी है एक बड़ा जी है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। हाँ, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, बहुत डिफरेंस है, समझ में आया। तो इसका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्फेयर्स ऑफ मासेस m एंड m, 2 स्फेयर है जिनका मास, एक का स्मॉल m है और एक का मास क्या है, कैपिटल M, आर सिचुएटेड इन एयर, दोनों कहां पर हैं, हवा में हैं,
एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। दो स्फीयर हैं जिनका मास अलग अलग दे दिया है और ये दोनों हवा में हैं और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम कर रहा है, F। अब कह रहे हैं कि द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। अब यहां पर इनके चारों ओर का जो स्पेस है उसमें एक लिक्विड को फील्ड कर दिया जाता है जिसका स्पेस ग्रेविटी 3 है। तो बताइए कि नया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। हाँ बिल्कुल पास में होंगे, है इसलिए ना गाना है आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में, ताकि वहां पर पास पास होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही सोचना है आपका राकेश जी, है ना। चलिए बहुत लोगों का जवाब ऑनलाइन में सही आ रहा है, जैसे अंकु कुमारी, विदुषी कुमारी, जयश्री। ठीक है, आप लोगों का जवाब सही है। सोचिए जरा सा, अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, 5-6 पॉइंट्स बताए थे, याद कीजिए। तो 5-6 पॉइंट्स में एक पॉइंट बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसको माध्यम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें आप लिक्विड भर दीजिए या कुछ भर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स F है तो क्या रहेगा, F रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। कितना खतरनाक सवाल था। यहां पर देखिए कैसे घुमाया। सबसे पहले सब लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है 3, अच्छा 3 दिया है, 3 गुना में भी है, फिर ये बोले कि भाग लगा दे कि 9 कहां से आ गया, स्क्वायर कर दिया हो। तो ऐसा भी कंसेप्ट आ रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन देखिए अभी आपको, है ना, हाँ मीडियम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको एक पॉइंट बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम का क्या होता है, इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको माध्यम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मीडियम को ही तो चेंज किया गया है ना, पहले हवा में था, अब यहाँ पर भर दिया गया है लिक्विड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फलाना ठिकाना आपको दे दिया है सोचने के लिए, है ना, ताकि आप कंफ्यूज होकर के समय बर्बाद करते रहिए सोच करके कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो फोर्स एयर में है, एयर में फोर्स कितना है F, तो यहाँ भी फोर्स कितना होगा। अगर एयर में रहता 3F तो यहाँ कितना रहता, एयर में रहता F/3 तो यहाँ कितना होता है बात समझ में। तो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं, समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। PDF वगैरह आप लोग को मिल जाएगा जैसे मिलता था।